औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। I welcome you all in the online session of power distribution and utilization lecture. Hopefully all are fine and सेशन को हम अपने स्टार्ट करते हैं कुछ एक आध मिनट के ब्रेक से। अगर आपका लोगों का कोई सवाल है बीच में तो कर लें ताकि मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दे दूं और हम सेशन को देन आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, तो कोई सवाल नहीं किसी का, तो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने एक रिकॉर्ड सेशन भी अपलोड किया है कल, 42 था या 41 था, जो कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के ऊपर है। जिस तरह एसी ट्रांसमिशन में हम इस्तेमाल करते हैं एसी को, इस तरह डीसी ट्रांसमिशन में एसी और डीसी की किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होती है और उसमें प्रोसीजर क्या है, वो कुछ 25 मिनट आधे घंटे एक लेक्चर है जो मैंने अपलोड किया था। कल पूरे दिन टाइम मैंने अच्छा खासा एक लेक्चर बनाकर किया, फिर बाद में पता चला कि वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं था, तो फिर दोबारा मैंने वो रिकॉर्ड किया और फिर दोबारा वो अपलोड किया मैंने। तो वो देख लीजिएगा, वो रिकॉर्डेड सेशन है जो मैं 2 करूँगा, तो 2 के लिहाज से उसका पहला हो गया। उसका अगला पार्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं आज ही कर लूँगा, तो वो ड्राइव के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। आज के सेशन को जो इल्यूमिनेशन के ऊपर है उसे डिस्कस करते हैं कि इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है। रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री, इसमें फ़र्क क्या होता है इसकी बात करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? जी सर, आवाज़ आ रही है। रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री की अगर हम बात करें तो स्टडीज लाइट इन द वे दैट टेक्स इनटू अकाउंट मोर देन जस्ट विजिबल लाइट। रेडियोमेट्री इस चीज़ का नाम है कि लाइट जो आपके पास आती है वो मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए से आ रही होती है और वो विजिबल लाइट से कई गुना ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास जो आती हैं। उनके अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं और इंफ्रारेड होती हैं, फार इंफ्रारेड होती हैं। तो ये सब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के साथ दीगर वेव्स और रेज भी आती हैं। इट इज़ मेजर टू दैट ऑल वेवलेंथ्स आर लुक एट इवेंटली। तो ये मेजरमेंट इसके लिए गई है कि इवेंटली ये चीज़ होती है। फोटोमेट्री अगर हम बात करें तो फोटोमेट्री फोकस ऑन द विजिबल पोर्शन। तो फोटोमेट्री में सिर्फ विजिबल पोर्शन आपका फोकस किया जाता है। विजिबल पोर्शन हमारा जो होता है वो कुछ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, एक्स रेज और गैमा रेज आती हैं। तो इन के बीच में एक पोर्शन विजिबल स्पेक्ट्रम का है। हाई फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी के दरमियान एक पोर्शन है हमारा जिसे हम लेते हैं और वो हमारा विजिबल पोर्शन विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 400 उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इट पीक्स वेयर ह्यूमन आई सेंसिटिवली पीक्स, मतलब जो आम इंसानी आँख विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकती है, ये उसकी बात हो रही है। एंड इट्स जनरली थॉट ऑफ एज मेजरमेंट ऑफ हाउ ह्यूमंस परसीव लाइट, के इससे अंदाज़ा और पता ये लगता है कि किस तरीके से ह्यूमंस जो हैं लाइट को परसीव करते हैं, लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और
उसको एनालिसिस करते हैं उसका। तो ये पूरी एप्लीकेशन और फील्ड कहलाती है फोटोमेट्री की। वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू द ह्यूमन आई वो 340 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबिलिटी को ऑब्जर्व कर सकती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। वेक अप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक वो हिस्सा है जो हम देख पाते हैं, वरना इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हिस्सा है जिसको हम नहीं देख पाने वाला। वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, कोई बताएगा इस पे? हम आते हैं कि सेकेंडरी के वोल्टेज अगर प्राइमरी के मुकाबले में बढ़ जाएं तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? किसी को पता है? ड्यू टू कैपेसिटिव इफेक्ट, सेकेंडरी के वोल्टेज मेरे प्राइमरी के मुकाबले में बढ़ जाएं अगर ट्रांसमिशन लाइन में, रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाए सेंडिंग एंड से, तो इस इफेक्ट को क्या सर कहा जाता है? करंट इन इफेक्ट तो नहीं बोलते, करंट इन जी इफेक्ट? जी जी, फरांटी इफेक्ट कहते हैं इसको, फरांटी इफेक्ट। थैंक यू फराज भाई, थैंक यू। करंट। फरांटी इफेक्ट कहा जाता है जी। इसको, बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैं दिखा रहा था आप लोगों को, वो ये है। देखें, ये रेडियो वेव्स होती हैं जिसमें रडार काम करता है, टीवी, एफएम, एएम, ये सब काम करता है, रेडियो वेव्स कहते हैं। इसकी वेवलेंथ जो है ना ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी कम होगी। उसके बाद एक आती है इंफ्रारेड, इसमें फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। उसके ये बीच का हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आती हैं, इसमें वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एक्सरेज, इसमें फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, वेवलेंथ और कम है। देख रहे हैं, नैनोमीटर हो गई, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर से देन और मज़ीद छोटा सा नैनोमीटर। तो आखिर में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो गैमा रेज होती है। ये सारे स्पेक्ट्रम यहाँ तक और ये सारे स्पेक्ट्रम यहाँ तक, इनके बीच में एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है जिसे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कहा जाता है। वो यहाँ से लेके, जो इंडिगो से शुरू होता है और रेड पे ख़त्म होता है, ये वो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें हम देख पाते हैं, हमें ये नज़र आता है, हम कलर को विजुअली उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वो लाइट है जो हमें यहाँ पे नज़र आती है। और इसके अलावा जितना भी है ना, ये सब इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। एक की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है, और एक की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है। इन दोनों स्पेक्ट्रम के दरमियान इस छोटे से हिस्से में हम देख पाते हैं, जो कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान का होता है। 380 से लेके 700 800 नैनोमीटर के दरमियान की वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है जो हम देख पाते हैं। तो जो हमें नज़र आता है ना, वो बहुत कम हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन के अंदर। समझ आ रही है बात यहाँ तक? कोई सवाल यहाँ तक किसी का है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सर जी जी सर ये जो आप नैनोमीटर बता रहे थे, 400 से 700 नैनोमीटर। जी जी। सर ये जो वेवलेंथ है, तो ये क्या सर एक पिक्चर की स्टैंडर्ड होती है, या फिर किसी एक वेव की बता रहे हैं सर? जैसे एक साइकिल पूरी होती है, एक पॉजिटिव और एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, जिससे ऊपर की साइड और नीचे की साइड। और साइकिल तो नहीं कह सकते, मैं ये कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे आपको जो कलर नज़र आते हैं ना, नज़र आते हैं कलर, वो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में जी होगा, जी सर। या फिर वो इनमें से कोई पर्टिकुलर एक कलर होगा। जैसे अभी आपके सामने कोई आपका मोबाइल है, वो ब्लैक है, ब्लैक, तो वो इनके बीच में कहीं लाया करेगा ब्लैक। सही है। आप अच्छा अच्छा। आसमान को देखें तो वो आपको यहाँ लाया करेगा कहीं पे, ठीक है। आप अगर कोई येलो पेंसिल देखें तो वो यहाँ लाया करेगी, ठीक है। तो सर ये मतलब मोबाइल में जैसे नंबर ऑफ वेव्स है, जिसमें बहुत सारी कलर्स मौजूद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो चीज़ें आप देख पाते हैं ना, वो किसी न किसी कलर के ऊपर जी। डिपेंड करता है। वो कोई ना कोई कलर है, और कलर, हर कलर की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। कुछ कलर मिक्स एंड मैचेस में होते हैं,
कुछ चीज़ें जो हमें नज़र आती है ना, वो किसी के किसी कलर के कॉम्बिनेशन में है। आपकी स्किन भी देख लें, वो किसी ना किसी कलर कॉम्बिनेशन में है। तो वो चीज़ें जो हम देख पाते जी हैं, उसकी पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी है और पर्टिकुलर वेवलेंथ है। तो उस चीज़ को इस नज़रिए से समझें कि जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, वो महदूद एक स्पेक्ट्रम है जो विजिबल लाइट का है, लेकिन इसके कई गुना ज़्यादा वो स्पेक्ट्रम है जो इनविजिबल है, जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम, और जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम। इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है जिसे हम कहते हैं विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। तो जिनके अंदर हम चीज़ें देख पाते हैं। अच्छा, हमें हमें इंफ्रारेड नहीं दिखती। इंफ्रारेड की वो अगर आप देखें, वो जो रिमोट जिसके ऊपर काम करता है, कुछ सेंसर हमारे जी काम सर। करते हैं, वो इंफ्रारेड सिग्नल के ऊपर होते हैं। तो हम वो अपनी, अगर आपके घर में टीवी, एसी या उसका हो, टेलीविजन का, उसको आप पीछे से करके देखें, उसका बटन दबाएं तो वो नहीं नज़र आएगा। लेकिन कैमरे के अंदर देखें तो कैमरे के अंदर खासियत ये होती है कि वो इंफ्रारेड की वेव्स को अपने अंदर विजिबल करके दिखा देगा। तो आपको मीडियम चेंज करना पड़ा ना चीज़ों को देखने के लिए। आपकी आंख से तो वो बल्ब जलता जी हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप कैमरे के अंदर उसे देखें तो वो काम कर जाता है। इसी तरीके से जब रिमोट खरीदने के लिए आप जाते हैं तो सेल लगा के चेक कैसे करेंगे, वो कैमरे मोबाइल के अंदर चेक करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके ज़रिए से वो चीज़ चेक की जाती है, देखी जाती है। तो ये उसकी साइंस है विजिबल स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ तक सही है इसके सर। अलावा जो किसी के जहन में सवाल हो तो भाई वो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है किसी के जहन में? आगे हम चलते हैं इसमें। फोटोमेट्री और इलेक्ट्रोमेट्री, रेडियोमेट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल ऑफ ह्यूमन आई, वो ये थी, ये तुमने पढ़ ली थी। उसके बाद ये थी वो चीज़ों में आई गई बल्कि, इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव है, एफएम इस पे काम करता है, टेलीविज़न इस पे काम करता है, और शॉर्ट वेव रेडियो इसके ऊपर काम करती है। ये वो बैंड है जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, और इसमें वेवलेंथ तकरीबन हाई होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। ये स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जिसमें वेवलेंथ कम होती है और आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। ये सारी जो है अल्ट्रा वायलेट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अल्ट्रा वायलेट जो है आपकी स्किन डिजीज़ का बायस बनती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के और बहुत सारे जरासीम को मारने के लिए भी अल्ट्रा वायलेट रेज का कैंसर होती इस्तेमाल है किया सर। जाता है। हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली अगर की जाए, लेकिन ट्रीटमेंट करके की जाए तो उनका वो कैंसर एस्पेक्ट जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस तरीके से हमारे डेंटिस्ट के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेंटिस्ट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो आपके माइक्रोवेव्स में रखे जाते हैं, माइक्रोवेव ओवन में। तो उससे ये होता है कि उससे जरासीम मर जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी नुकसान का बायस बनती हैं। एक्स रेज और गैमा रेज, इन सब की जो फ्रिक्वेंसी है ना बहुत हाई होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस है। ओके, हम आगे चलते हैं। तो इन दोनों स्पेक्ट्रम के बीच में, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक इनविजिबल है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी इनविजिबल है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है, और 380 से लेके 750 के दरमियान या 800 नैनोमीटर के दरमियान ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक रेंज ऑफ कलर है, लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब आप ये नहीं कह सकते कि येलो सिर्फ यहीं पर ही है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे भी येलो है, कुछ ग्रीनिश येलो है, कुछ इसके बीच में कलर ब्लैक मिल रहा है आपको, यहाँ आपको थोड़ा ब्लैक मिल रहा है। तो आप, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं है बल्कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि आप हद में राय नहीं दे सकते कि ये ग्रीन यहाँ तक है, ऑरेंज यहाँ तक है, या येलो यहाँ तक है। कुछ मिक्स एंड मैचेस भी है इसमें ना, रेनबो कलर की तरह। बहरहाल यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती हैं हमारे पास? तो लाइट की जो सोर्सेज हैं, ये कंबशन के ज़रिए जलाकर हमें रोशनी मिलती है। जैसे पुराने ज़माने में इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, ये चिराग वगैरह, और ये लाइट जो है, ये क्या कहते थे, क्या कहते हैं इसको, ये जो जलता है, एलिमेंट कहते हैं ना इसको, एलिमेंट, सर गोला बोलता है इसको, तुम गोला बोलते हैं। गोला बोलते हैं, यहाँ एलिमेंट कहते हैं थे हम इसे। आजकल तो अब ये इस्तेमाल नहीं होता इतना, लेकिन इसको एलिमेंट एक सर कहते हैं। पेपर टाइप होता है, बहुत छोटा सा, गैस पे जलता है। हाँ, ये गैस का उस टाइप का होता है, लेकिन ये धागे का मिलता था हमारी तरफ, रेशमी धागे टाइप का है ये। और ये जल के जो जी है ना जी सर। बिल्कुल सख्त हो जाता है एक तरीके से। ये मिलता था बहुत हमारी तरफ भी।
हमने इस्तेमाल करते थे इसको। और चिराग वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ जगहों पे। तेल के चिराग होते हैं ये, जहाँ ये जलाए जाते हैं रुई के ज़रिए, रस्सी के ज़रिए तेल भर के इसको सरसों के तेल में, और कौन सा तेल होता है, कोपरे का तेल या जो भी है उसमें डाला जाता है, और ये सोर्स ऑफ लाइट का काम देता है। अच्छा जी, गैस लाइटिंग होती है, गैस मेंटल, मेंटल कहते हैं इसको, हाँ गैस मेंटल। केरोसिन ऑयल लैम्प, ये मिट्टी के तेल से जो चूल्हे जलाए जाते हैं, ये इसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ होता है, फिर इसको पंप करते हैं और फिर इसको चलाते हैं। लालटेन्स होती हैं, लालटेन्स के बाद जी ऑयल लैम्प्स होते हैं आपके, इनमें ऑयल डाला जाता है और उसे चलाया जाता है। तो ये लाइट की सोर्सेज अमूमन हमें दिखती हैं। इसके अलावा लाइट के सोर्सेज जो हैं ये जुगनू होते हैं, आपने देखे होंगे दरख्तों पे, पेड़ पौधों के ऊपर भी अक्सर व बेशतर आते हैं, इनकी ये धुन चमक रही होती है। तो सन, मून, स्टार और फायर्स होते हैं। बायो बायोलेमेंसेस जो है आपकी, ये जो एक्वा वेक्टोरिया, फायर फ्लाइज, जिसे वो कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, ये जेलीफिश कहते हैं सर इसे। जेली फिश कहते हैं, ये लाइटनिंग की तरह ग्लो करती है, समंदर में होती है ये बार, ये भी जी। एक तो प्रोड्यूस और लाइट करती है। अच्छा, लाइट सोर्स में बात करें तो लुमिनस इज द emission ऑफ लाइट बाय द सब्सटेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट। इट इज द फॉर्म ऑफ cooled body radiation. It can be caused by chemical reactions, electrical energy। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे illuminants की सोर्स है जिसमें हम उन्हें गर्म करें ज़रूरी नहीं है, कुछ ठंडी रेडिएशन की फॉर्म भी होती हैं जो कोल्ड बॉडी रेडिएशन कहलाते हैं, जिसके नतीजे में लाइट को इमिट करवाया जा सकता है, और वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में चीज़ फुलफिल हो पाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट कोल्ड बॉडी रेडिएशन कहलाती है ये। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेंसेस जो है वो आपकी ECL कहलाती हैं, इज द काइंड ऑफ इल्यूमिनेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन होता है और उससे आपको लाइट इल्यूमिनेंस मिलती है, तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इल्यूमिनेंस कहा जाता है, इल्यूमिनेंसेस। फर्दर मोर हम आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, वो इलेक्ट्रिकल मेथड जिससे लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूसिंग लाइट बाय डेवलपिंग आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान अगर आप आर्क, चिंगारियों को पैदा कर दें, तो उस वो भी एक सोर्स है, जो आपकी कार्बन आर्क लैम्प और क्रिप्टॉन आर्क लेंथ कहलाते हैं। तो ये वो लैम्प हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स में आप देखें तो अब तो तकरीबन एलिमिनेट होती जा रही हैं, क्योंकि इनका बिल भरने वाले अब मौजूद नहीं है इदारे, या उन पे बहुत ख़र्चा चढ़ गया तो उनकी बिजली जो है वो बंद कर दी गई है। तो अब आपको ये लाइट अमूमन बहुत कम जगहों पे कराची में तो नज़र आएगी जलती हुई। तो कार्बन आर्क लैंप होता है जो इसमें मटेरियल कार्बन का इस्तेमाल होता है, और इसमें बीच में एक स्पेस रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जम करके जाते हैं यहाँ से यहाँ, और ये आर्क लैम्प गर्म होता है, और ये शीशे के ट्यूब के अंदर ये पूरी चीज़ बिल्ट इन होती है। इसी तरह क्रिप्टॉन आर्क लैम्प भी होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो ये इस तरह का लैम्प देखा है आपने कहीं पर? नहीं सर, नहीं देखा मैंने तो। अच्छा जी, तो इसको देख लेते हैं। ये इस तरह का होता है जनाब। इसका एक एनोड पिन होता है, एंड कैप ऑफ एनोड कहते हैं, इसका एक कैथोड एंड कैप जो कि कैथोड पिन कहते हैं, और एक एनवलप होता है जो शीशे का ये बना होता है, और उसके बीच में इलेक्ट्रोड्स की एक स्पेसिंग होती है, एनोड कैथोड। ये एक्सॉन आर्क लैम्प कहलाता है। नियॉन का भी होता है। एक्सॉन एक गैस है, XE के नाम से पीरियोडिक टेबल में होती है, उसके अंदर इस चीज़ को रखा जाता है, और इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ये भी एक आर्क लैम्प है। आर्क लैम्प का मतलब इसके अंदर वो आग की सूरत में इतना गर्म हो जाता है कि उसमें लाइट एमिट होने लगती है। एक्सियन लैम्प, नियॉन लैम्प, ये बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। ये इनकी एक आर्क लैम्प के बारे में बताया जा रहा है। इस टाइप के होते हैं ये आर्क डिस्चार्ज लैम्प। इनमें स्पेसिंग होती है एक एनोड और कैथोड के दरमियान,
तो इलेक्ट्रॉन जम करके जाते हैं और एक्साइट होते हैं, तो वो ये हिस्सा गर्म बहुत होता है और लाइट एनर्जी को एमिट करता है। तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको एवोल्यूशन के साथ आगे चीज़ आहिस्ता आहिस्ता लेके हम चल रहे हैं। लेकिन कामयाब टेक्नोलॉजी है, इससे लाइट इंटेंसिटी इमिट होती है। बहरहाल यहाँ तक हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू वेपर और गैसेस सच एज फ्लोरेसेंट लैम्प और CFL यानी लो प्रेशर मर्करी वेपर गैस। मर्करी वेपर लैम्प भी इस्तेमाल होते हैं आर्क लैम्प के तौर पे, सोडियम वेपर लैम्प इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सोर्स ऑफ लाइट आप देखें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो सोर्स ऑफ लाइट इंडिसेंट इनकैंडिसेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो इस तरह के लैम्प होते हैं। इज द emission of light by a solid that has been heated until it glows। इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये ग्लो नहीं कर जाता। और रेडिएट लाइट, लाइट को रेडिएट नहीं करता, सच एज द हेलोजन लैम्प और इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब। तो इनमें हेलोजन बल्ब ये होते हैं, इनकैंडिसेंट ये होते हैं, और हेलोजन लाइट बल्ब ये वाले होते हैं। इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है जो इस्तेमाल होती है। इसको उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो कार की जो होती है लाइट्स, ट्रैक्टर, हैवी ड्यूटी जो ट्रक होते हैं उनके अंदर इस तरह के बल्ब इस्तेमाल होते हैं जो कि हेलोजन लैम्प कहलाते हैं। ये अमूमन सर इसमें हेलोजन गैस होता है ना सर? हेलोजन गैस होती है इसमें, हाँ बिल्कुल। और ये इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, इनके अंदर जो गैस होती है वो जस्ट गैस नहीं होती, उसे कहते हैं, वो होती हैं इसमें, क्या कहते हैं, क्या नाम था भाई, इसमें वैक्यूम होती है जिसके अंदर हवा निकाल दी जाती है और उसके बिहाफ पे बल्ब बनाए जाते हैं, और उसके अंदर वैक्यूम के नतीजे में ये फिलामेंट को जलाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑक्सीजन इज द गैस विच इज टेंड्स टू प्रोड्यूस और हेल्प टू प्रोड्यूस फायर। अगर इसमें आग हवा होगी तो वो इसको जला देगी, इस लैम्प को, इसके फिलामेंट को। तो इसलिए इसको काम करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें हवा ना हो, इसीलिए इसमें से हवा निकाल दी सर जाती है। जी जी। सर ये वैक्यूम होता है तो ये करंट कैसे दोनों एनोड के थोड़ से पास होता है? वहां पे तो गैस के जरिए पास होता था ना सर? नहीं नहीं, गैस ज़रूरी थोड़ी है गैस के ज़रिए करंट पास हो। जो गैस या वैक्यूम का कॉन्सेप्ट होता है वो इसलिए होता है कि इसमें आग ना लगे, या क्योंकि मीडियम ऑफ एयर जो है ना, मीडियम ऑफ एयर वो बाइस बनती है आग लगने का और इसके फिलामेंट को जलाने का। तो जब वैक्यूम इसके अंदर रखी जाती है और एयर को निकाल लिया जाता है, तो एयर जब होगी नहीं तो ये जलेगा भी ना, तो ये फिलामेंट को पूरे तरीके से जलने नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खुद भी जलती है और जलने में मदद भी देती है। तो ऑक्सीजन को इसलिए निकाल लिया जाता है। करंट पास होता है एनोड से कैथोड की तरफ या फेस टू न्यूट्रल की तरफ, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये रोशन हो जाता है। लेकिन इसमें अगर ऑक्सीजन आ जाए ना, आप देखें कभी, अगर आपको ये अंदाज़ा हो, इसका शीशा तोड़ के चला के देखिएगा, तोड़ के ये चल जाएगा, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट या 1 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकेगा, ये फिलामेंट जल जाएगा इसका, क्योंकि आप शीशा तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और वैक्यूम ख़त्म हो जाएगी। तो ऑक्सीजन में जब ये फिलामेंट जलाया जाता है तो ये बिल्कुल जल के ख़त्म हो जाता है। तो ये वजह है कि इसमें वैक्यूम रखी जाती है। इसमें जो एक्सियन, हैलोजन, नियॉन गैस डाली जाती है उसका मकसद ये होता है कि अलग अलग कलर पैदा किए जाएं और ऐसी गैस जो जलने ना दे इसके फिलामेंट को। इस मकसद के लिए हम गैस को डालते हैं, लेकिन बाकी काम जो है वो इसके फिलामेंट का होता है, एनोड और कैथोड का होता है, जो गर्म होता है, उसके नतीजे में रोशनी निकलती है। बहुत सारे लोग हाई बीम की लाइट्स अपनी बाइक्स में लगाते हैं। हाई बीम्स की लाइट बाइक में लगाने के अलावा जो दीगर उसका पर्पस है उसको उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से आप अगर इसको देखें तो जैसे मैंने बताया, हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, बड़ी गाड़ियों में इस तरह के हेलोजन, एक्सियन, नियॉन के लैंप्स इस्तेमाल होते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और इसमें परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेंसेस जो है आपकी, इज अ लाइट रिजल्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल लाइट इमिटिंग डायोड्स, लेज़र। तो ये उनकी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है।
यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट कहाँ इस्तेमाल करते हैं जी? क्लीनिंग, सफाई सुथराई करने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इजी टू कंट्रोल, इकोनॉमिकल है, इजी टू हैंडल है। एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल लाइट के, इजी टू हैंडल है, स्टडी आउटपुट है, यानी जब रोशनी जलती है तो एक तरह की मिलती है आपको, और ये एक कन्वीनियंट तरीके से। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई अपने घर में शख्स जो है लालटेन लगा के चलाए या वो गोले वाली लाइट लगा के चलाए, तो गैस के गोले की लाइट का मसला ये है कि आप जब तक उसके सिलेंडर में गैस नहीं भरेंगे चलेगा नहीं, गैस आएगी तो वो चलेगा। दूसरा ये कि फिलामेंट जो है कहीं पे टच ना हो, बिल्कुल एक दफ़ा लग गया तो लग गया, ज़रा सा भी टच हुआ तो वो जल जाएगा, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसके नतीजे में हम ये कहेंगे कि एक सस्टेनेबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल लाइट की फॉर्म में आपको मिलेगी, चाहे वो सोलर के ज़रिए से सेटअप लगा लें आप, या कन्वेंशनल तरीके से अपने किसी यूटिलिटी के ज़रिए सप्लाई ले लें, तो वो आपको एक स्टेडी आउटपुट देगी, बेटर रिलायबिलिटी देगी, और सस्टेनेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पसेस के लिए आप उस लाइट को इस्तेमाल करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको मिल रही है। टर्म्स यूज इन एल्यूमिनेशन, तो उनमें जो टर्म्स इस्तेमाल होती है वो लाइट है एक सबसे पहले तो लाइट is a part of radiant energy from hot body which process produces the visible sensation on human eye is called light। उसे लाइट कहा जाता है कि वो रोशनी जो इंसानी आँख के अंदर सेंसेशन, सरसरियत पैदा कर दे, उस चीज़ को लाइट कहा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स जो आपका होता है, the total quantity of radiant energy per second responsible for visual sensation from a luminous body is called luminous flux। फ्लक्स एक उसका यूनिट है ल्यूमिनेंस का, यानी लाइट इंटेंसिटी का एक यूनिट फ्लक्स भी है। वैसे तो कैंडेला है लेकिन लक्स भी है। ल्यूमेन की अगर हम बात करें तो इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस बाय अ लाइट सोर्स दैट emit वन कैंडेला ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओवर अ सॉलिड एंगल ऑफ वन स्टेरेडियन। ये ल्यूमेन की डेफिनेशन है। ड्रम्स यूज फॉर ल्यूमन, ये फिर वो बताया गया कैंडेला जो है वो ऐसा ही यूनिट है, लेकिन ड्राइव यूनिट जो है वो वगैरह वगैरह है, तो इसकी हम डिटेल में नहीं जाते। ड्रम्स यूज इन एल्यूमिनेंस, एल्यूमिनेशन क्या चीज़ है? तो स्टेरेडियन इसका एक वो होता है, सॉलिड एंगल और ये सारी चीज़ें, ये बहुत वाहियात लगता है मुझे, मैंने मास्टर्स में पढ़ी थी ये सारी चीज़ें, तो ये बड़ी कुछ उससे रिलेटेड ही है लाइट इंटेंसिटी के, लेकिन मैं इसमें टाइम ज़्यादा दूसरी चीज़ों में लगाना चाहूँगा। ड्रम्स यूज इन एल्यूमिनेंस या एल्यूमिनेशन क्या है जनाब? तो उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कि आप जो रोशनी की जो सोर्स है उसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी और इमिशन ऑफ लाइट उतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा। लक्स ऐसा यूनिट है इल्यूमिनेंस का। ब्राइटनेस ऑफ इल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी अगर आप देखें तो इंटेंसिटी से फ्लक्स कैसे बनता है? जितने पर्टिकुलर एरिया ऑब्जर्विंग में से लाइट इंटेंसिटी गुजरेगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। लाइट का जो पर यूनिट एरिया के हिसाब से इंटेंसिटी गुजरेगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा, जिसको हम लक्स भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइट जो है वो आप जानते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइट क्या होनी चाहिए, उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एल्यूमिनेंस की होनी चाहिए, इंटेंसिटी एक बेहतर लेवल की होनी चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट है जो आपको पता है कि क्या होनी चाहिए। अच्छा, हर एक चीज़ के लक्स होते हैं ना। लाइट, जर्नल ऑफिस के अंदर जो लक्स रिक्वायर्ड है वो ऑफिस रूम, जो एक नॉर्मल साइज का एक जर्नलाइज ऑफिस रूम है, उसमें 500 लक्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, लक्स मतलब हमारे वो लैब में भी तो लक्स मीटर है, अगर आप लोगों को याद हो, लक्स मीटर। कंप्यूटर वर्क स्टेशन की बात करें तो 500 लक्स उसके होने चाहिए। इसी तरीके से फैक्ट्री असम्बली के एरियाज़ का नहीं बताया गया, लेकिन क्योंकि वो मेजरमेंट के हिसाब से पता लगता है या ऑन एवरेज के मुताबिक। रफ वर्क और इस सब के लिए फिर आगे जाके इंडस्ट्रियल असम्बली के अंदर 1000 लक्स रिक्वायर्ड हैं। ज्वेलरी असम्बली रिपेयर्स के लिए 1500 रिक्वायर्ड हैं, और हॉस्पिटल ऑपरेटिंग थिएटर्स के अंदर 5000 लक्स रिक्वायर्ड हैं।
अच्छा, हॉस्पिटल में ज़्यादा रिक्वायर्ड इसलिए हैं क्योंकि आपको सारे बॉडी पार्ट्स जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, या आपको हर एक वेन, हर एक पार्ट, और जहाँ पे पर्टिकुलरली आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर अगर एक कांस्टेंट लेवल की लाइट नहीं होगी तो वो चीज़ आपको सही तरह से नज़र नहीं आएगी। तो चीज़ों को विजिबल लेवल पे और सही मायनों में बारीक बीनी से देखने के लिए आपको लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग थिएटर्स में लाइट की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक पावर की यूटिलाइजेशन है जो कि लाइटिंग की सूरत में मिलती है। इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग को अगर आप देखें तो इस सूरत हाल में आपको नज़र आती है वो। ये सिडनी क्रिकेट का ग्राउंड है जिसमें आपको ये चीज़ें दिखाई। इसमें लाइटिंग लेवल देखें, आपको सेंटर में लाइट चाहिए। आपको यहाँ बैठे हुए लोगों की शक्ल नहीं देखनी होती है मूवमेंट, आप यहाँ आते हैं मैच देखने के लिए। तो क्रिकेट मैच को देखने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर एक बेहतरीन लेवल की लाइट रिक्वायर्ड होती है। तो लक्स मीटर को देखते हुए आप अंदाज़ा करते हैं कि सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर क्या यहाँ पे लाइट प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि शाम या रात के वक्त में आपको वो बॉल नज़र आनी चाहिए। अगर वो बॉल ही नज़र नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी ना। या स्टेडियम के अंदर अगर अंधेरा रहेगा तो वो विजिबिलिटी सही मेंटेन नहीं रहेगी। तो लाइट लेवल को सही मायनों में यहाँ पे मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, लाइट की ज़रूरत और बहुत सारी जगहों पर भी हमें होती है। लाइट लेवल्स को अगर आप देखें तो फ्री वेज में 20 लक्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये फ्री वेज जो हैं, मेजर एरियल रोड्स जो हैं 10 लक्स रिक्वायर्ड हैं। एरियल रोड्स में, माइनर एरियल रोड्स और सब अर्बन रोड्स के अंदर 2 लक्स रिक्वायर्ड है। विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है जो कि उनके लिए सफिशेंट है। अब ऑब्वियसली आप 5000 लक्स तो इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर माइनर सब अर्बन रोड्स में, क्योंकि वहाँ पर तो आपको एक लंबे रास्ते के लिए लक्स ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे कुछ 12 फुट 15 फुट के फासले से लाइट की सोर्स को लगाएंगे यहाँ पे, तो उसके ज़रिए से आपको विजिबिलिटी मेंटेन करेगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के अंदर भी आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है, वो उसके मुताबिक है यहाँ पे। तो ये ऑन एवरेज और कैलकुलेटेबल लेवल पर है। अच्छा, अब लक्स के लेवल को देखें तो डायरेक्ट सनलाइट के जो लक्स होते हैं ना, वो 32,000 से लेकर 10,000 लक्स के दरमियान, नहीं, 32,000 से 1 लाख लक्स तक होते हैं सनलाइट के। और डे लाइट जो है, नॉट सन, सिर्फ डे लाइट के, वो 25,000 से 10,000 लक्स होता है। 25,000 से 10 लाख। अच्छा, हमारा जो मीटर है ना वो 2 मीटर है हमारी लैब में। एक तो लक्स मीटर वो है जो शॉर्ट रेंज का है और एक लॉन्ग रेंज का है। शॉर्ट रेंज का लक्स मीटर, अगर आपको याद हो, मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था कि शॉर्ट रेंज का जो लक्स होता है ना, लक्स मीटर, वो लाइट इंटेंसिटी मेजर तो कर लेता है सोर्स की, लेकिन लाइट इंटेंसिटी अगर आपकी, आप आसमान की मेजर करें ना, आसमान की भी एक रोशनी रिफ्लेक्शन की सूरत में हमें मिलती है, तो लक्स मीटर वो मेजर नहीं कर पाता क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक और मीटर है हमारे पास, लक्स मीटर, जिसके ज़रिए से हम लक्स को मेजर कर पाते हैं। अच्छा, फुल फुल मून की जो लक्स है वो 1 है। किचन एम्बियंट का जो है वो 108। और इस तरीके से बहुत सारी लाइटिंग है जिनके लक्स यहाँ पे बताए गए। तो आप परफेक्ट लेवल का लक्स हासिल कर सकते हैं लाइट इंटेंसिटी और सोर्सेस ऑफ लाइट को अरेंजमेंट करके। मिसाल के तौर पे आपका एक ऑफिस है या आपका घर है, उसमें आपने ना लाइटिंग करनी है, वहाँ कमरा खाली है बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल वायर्स तो है, लेकिन अब आप समेट्री देखेंगे, मैं कहाँ कहाँ एलईडीज़ लगाऊँ, मैं कहाँ कहाँ ट्यूब लाइट लगाऊँ, जहाँ से रोशनी पूरे कमरे में सही तरीके से फ्लो हो, ग्लो हो, और मुझे प्रॉपर तरीके से उसकी सिमेट्री मिले जो लाइट की फ्लक्स लेवल है। अब मिसाल ले लें कि आपने ना लाइट लगानी है और पूरे कमरे में एक कोने में लाइट लगा दी, तो उसकी ओरिजिनेशन सही तरीके से शायद ना मिल पाए। तो आपको लाइट के लिए सोर्सेज ऑफ लाइट की इंटेंसिटी सही मायनों में रखना ज़रूरी है। यही मकसद है कि जिसको हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं और वहाँ तक हम इसे लेके जाएंगे। लेकिन सोचने वाली सिर्फ बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि इट्सेल्फ लाइट होती क्या है। तो अगर आप ये चीज़ देखें डेकोरेशन लेवल पे या डिज़ाइनिंग लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंजीनियर होते हैं जो कि लाइटिंग इंजीनियर्स बनते हैं आगे जाके, उन ऐसा नहीं है कि वो इंटीरियर डेकोरेशन के लेवल पे बात करते हैं। क्या ये विजिबल हो रही है जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है? अब देखें यहाँ पे ना छत की लाइट लगी हुई है, ये किचन है ना, अमेरिकन किचन या इधर जी इस टाइप सर। के होते हैं, ये किचन होता है।
तो इसमें देखें कैबिनेट्स के अंदर भी लाइटें लगी हुई हैं, ये नीचे के हिस्से में। इसके कैबिनेट खोलेंगे ना, उसके अंदर भी लाइटें लगी होंगी भाई। ये शेल खोलेंगे, इसके अंदर भी लाइटें लगी हुई होंगी। और यहाँ अगर कोई बैठ के नाश्ता करे, चाय पिए, हम लोग तो सोच सकते हैं बस। तो ये चीज़ अगर सर आप हम देखें। तो एक ही लाइट पे काम चलाते हैं, खाना बनता है उस पे फिर खाते हैं। हाँ, नहीं मतलब, लेकिन आप अगर डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट पे देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिस बनाना है आपको, जिसमें उनके ऑफिसर्स आकर रहेंगे भी, तो उनके लिए आप ये थोड़ी बोलेंगे बेटा एक लाइट में जो है तुम खाना भी बनाओ, और खाना बनाओ भी, खाना खाओ भी, और इसलिए एक लाइट में सो भी जाओ। तो वो उनके लिए थोड़ा एक मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो पैसे खर्च करेगा ना वो फिर स्टैंडर्ड भी चाहेगा। तो बीइंग एन इंजीनियर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि करंट ट्रेंड्स और मॉडर्न ट्रेंड लाइटनिंग डिज़ाइनिंग के हवाले से क्या चल रही हैं। अब देखिए, इसमें सिमेट्री होना ज़रूरी है। अगर आप एक बल्ब मिसाल के तौर पे लगा देते हैं ना यहाँ पे, तो प्रॉपर लाइटिंग यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, और इसके चेयर के इस तरफ भी नहीं होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसमें लाइटनिंग की जो सिमेट्री है ना, अब देखिए यहाँ रास्ता भी जा रहा है, तो उसने यहाँ पे एक लाइट यहाँ रखी है, और अंदर कमरे में लाइट्स रखी हैं, यहाँ लाइट्स रखी हैं, यहाँ लाइट रखी है, यहाँ, और क्योंकि यहाँ भी रास्ता है तो यहाँ उसने दो लाइट्स रख दी। समझ आ रही ना मैं 2D में 3D समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ काम करना है किसी जी ने, सर समझ आ रहा है। या आपको नमक रखना है, या चीनी रखनी है, या दूध पत्ती रखनी है, क्या, हाँ मतलब ये सब चीज़ें रखनी है, तो यहाँ पे भी लाइटनिंग के ऑप्शन रखे हुए हैं, ताकि यहाँ अंधेरा ना हो ना। फर्दर मोर, यहाँ कोई बैठ के अगर खाना खाए तो यहाँ भी लाइट की सिमेट्री होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ लाइट की कितनी सिमेट्री होनी चाहिए, या लैंप कितने होने ज़रूरी हैं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये किचन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि इंटीरियर डेकोरेटर और लाइटिंग इंजीनियर्स, लाइटिंग टेक्नीशियंस इस बात को समझते हैं, तो उसको लगाई जाती है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मैंने ये चीज़ देखी हुई है। हमारे बॉस एक कंपनी में काम करता था, उनके घर एक मरतबा मैं गया था, तो वहाँ ये चीज़ बिल्कुल सेम लगी हुई थी, बल्कि इससे और अच्छी थी वो तो। और मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया था, वहाँ भी ये चीज़, वहाँ भी इस तरह ऐसे अच्छा ही तकरीबन लगा हुआ है, और थोड़ा बड़ा है सेटअप किचन का उनका, तो वहाँ इस तरह की लाइट और लैंप्स लगी हुई हैं। तो भाई कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लगाते हैं इस तरह के इंटीरियर डेकोरेटर लेवल के ऊपर, और लाइटनिंग डिज़ाइनिंग इस लेवल की जाती है। तो ये घर की, ऑफिस की, उसके बिहाफ पे चीज़ें की जाती हैं लाइटनिंग लेवल की। तो अगर आपसे कहा जाए ना कि जी मुझे इस ऑफिस के लिए, इस किचन के लिए, इस ड्राइंग रूम के लिए लाइटनिंग स्कीम डिज़ाइन करनी है, तो आप सबसे पहले तो कमरे को देखेंगे, सिमेट्री के लिहाज से आप देखेंगे यहाँ कितनी लाइट्स ऑफ लैंप लग सकते हैं, कितनी एलईडीज लग सकती हैं, और कमरा रोशन हो जाए उससे। अच्छा, लगानी भी ऐसे हैं कि वो बुरी ना लगे कि भाई पेयर में लगानी है, या दो के पेयर में एक सेंट्रलाइज करके दो पेयर लग जाएं। तो अगर आपसे एक डिज़ाइनिंग के लिए कहा जाता है कि जी इस ऑफिस रूम के लिए आप चीज़ डिज़ाइन करें, बनाएं, तो आप सबसे पहले इमेजिनेटिव लेवल पे सोचेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो लगाई जा सकती हैं, एडजस्ट हो सकती हैं। मेरी बात को मेरे ख्याल में सब समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी सर। सही। जी सर समझ रहे हैं सर। अच्छा, ये क्या लगता है आपको, ये क्या क्या चीज़ है, ये क्या जगह है ये? ये डाइनिंग रूम है सर। नहीं, ड्राइंग ड्राइनिंग, ड्राइंग रूम सॉरी। ये एक ड्राइंग रूम है। यहाँ पे देखें, लाइट की ज़रूरत आपको कम लग रही है कि नहीं, मतलब लाइट यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं? सर सही कम तो तो लग है रही है सर। सर। सही लग रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं सर आपसे, ज्यादातर टीवी देखते हैं ना बैठ के, तो इधर। हाँ हाँ टीवी देखते हैं, उस हिसाब से लाइटिंग कम होनी चाहिए। अच्छा, ये सेशन हमारा 1 मिनट का रह गया है, और ये होपफुली कुछ एक एक मिनट के बाद एंड हो जाएगा। तो मैं इस सेशन को दोबारा उसी लिंक से कंटिन्यू करूँगा जो मैंने लास्ट लिंक्स आप लोगों को सेंड किया था। तो आप उस लास्ट लिंक जो व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया ग्रुप पे, उसको क्लिक करके दोबारा सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सेशन 1 मिनट में एंड हो जाएगा, विद बहुत लेस देन टू 1 मिनट है। और आप लोगों के कोई भी सवाल सेशन से रिलेटेड हों, पुराने टॉपिक से रिलेटेड हों, तो पूछ लीजिएगा। फिर हम अ, अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे उसमें आपके सवालात लेंगे और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अब तक कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है किसी को भाई?